नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स कैफे में। आपके साथ मैं हूं नशरा सिंह। तो अगले आधे घंटे खेल जगत की तमाम खबरों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। आपको अगले आधे घंटे में बताएंगे कि किस तरीके से बैंगलोर ने जीत दर्ज की है और गुजरात को उन्होंने हरा दिया। क्रिस गेल फॉर्म में नजर आए, विराट कोहली भी फॉर्म में नजर आए। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले आपका परिचय करा दें हमारे खास मेहमान से। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेमंत रस्तोगी जी। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार निशा। तो हेमंत जी से तमाम खेलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं इस वक्त की खेल सुर्खियां क्या हैं। क्रिस गेल, युजवेंद्र चहल power RCB to 21 runs win in Gujarat Lions. MS Dhoni has nothing to prove. Shane Warne says amidst criticism in IPL 2017. 92 Asian Games gold medalist Kaur Singh is set to revive his bond with boxing, become a pro boxing scout, and visually impaired Indian runner Sagar Baheti complete historic Boston Marathon. तो चलिए अब इस शो की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आईपीएल की। आईपीएल में क्रिस गेल ने खूब रन्स बनाए हैं, बॉल्स कम इस्तेमाल किए हैं, रन खूब बनाए हैं, विराट कोहली भी खूब चमके हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि न्यूज़पेपर उनके बारे में क्या कुछ लिख रहे हैं। मेल टुडे ने क्या कुछ लिखा है, गेल स्ट्रोम, मेल टुडे का ये आर्टिकल, ये कॉलम आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा गेल्स बिग बैश द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है। तो गेल ने यहां पर धुआंधार बल्लेबाजी की और उनका साथ दिया है विराट कोहली ने। गेल विराट स्क्रिप्ट आरसीबी विक्ट्री, हिंदुस्तान ये लिख रहा है। और उसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है आफ्टर काम गेल स्ट्रोम। तो गेल का बल्ला बोला है और 77 रन उन्होंने बनाए हैं। 38 बॉलों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। दैनिक जागरण हिंदी अखबार लिख रहा है गेल और कोहली के आगे लॉयंस फेल। तो बेंगलुरु की टीम ने यहां पर 213 रनों का टारगेट दिया था। आरसीबी की जीत में चमकी गेल और कोहली की जोड़ी। 77 रनों की पारी यहां पर गेल ने खेली, 64 रनों की पारी विराट कोहली ने खेली। लॉयंस पर दहाड़े गेल और कोहली, दैनिक भास्कर ही लिख रहा है। तो तमाम हिंदी और इंग्लिश अखबारों ने किस तरीके से आईपीएल की इस खबर को छापा है। जीत की पटरी पर चैलेंजर्स जो हैं उतर आए हैं और विराट कोहली और साथ ही साथ क्रिस गेल का अहम योगदान रहा है। हेमंत जी आप कैसे देखेंगे, क्योंकि क्रिस गेल फॉर्म पर नजर आए और केवल 38 गेंदों का इस्तेमाल करके 77 रन बनाए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और कहीं ना कहीं उसी के सामने शायद गुजरात ध्वस्त हो गई। देखिए क्रिस गेल का बल्ला चला और आरसीबी बेंगलुरु की टीम जीत की पटरी पर लौट रही। तो मतलब कितना महत्वपूर्ण है उनका चलना बेंगलुरु के लिए, ये साबित हो गया इस पारी से। पिछले 4 मुकाबलों में उनको हार मिली है बेंगलुरु की टीम को और बिल्कुल बॉटम में चले गए थे टेबल पर और उनको क्रिस गेल का बल्ला चल नहीं पा रहा था, फॉर्म में नहीं थे। इस वजह से उनको पिछले मैच में विराट कोहली ने टीम से भी बाहर कर दिया था। तो उस पर भी कई सवाल उठे थे कि भाई गेल को क्यों बाहर कर दिया। लेकिन गेल की वापसी हुई और उनको भी लगा कि जब कप्तान हमको टीम से बाहर कर सकते हैं तो अब भाई बल्ला चलाना जरूरी है। तो बल्ला चल गया और क्या धुआंधार, क्या आतिशी पारी खेली है। यही आईपीएल का आकर्षण है और टी20 का आकर्षण है कि जब गेल जैसा बल्लेबाज अगर चल पड़े तो फिर तो वाह वाह कर उठते हैं सब, और सबने वाह वाह किया कल। जो दूसरी टीम है अब उनके लिए भी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी, क्योंकि बैंगलोर अब फॉर्म में आ चुकी है, विराट कोहली भी फॉर्म में है, क्रिस गेल भी फॉर्म में आ चुके हैं और आगे जैसे जैसे मुकाबले बढ़ेंगे क्रिस गेल और एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका डर तमाम गेंदबाजों में होता है, विराट कोहली एक ऐसे बल्लेबाज है जिनका डर तमाम गेंदबाजों में होता है। माना जाए अब दूसरी टीमों को सतर्क होने की जरूरत है। बिल्कुल सतर्क होने की जरूरत है। दोनों बल्लेबाज फॉर्म में आ गए हैं और एबी डिविलियर्स भी इनके पास है। हालांकि वो उनके चोटिल होने की फिर खबरें आई हैं, लेकिन ये तीनों बल्लेबाज अगर रंग में हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्षी गेंदबाजों का क्या हाल हो सकता है। अगर तीनों एक साथ चल पड़े तो फिर 200 और 250 का स्कोर तो मामूली सी बात है। और देखिए दोनों बल्लेबाज कल चले और 213 रन का स्कोर खड़ा कर दिया बेंगलुरु ने। क्या कमाल की पारी खेली क्रिस गेल ने, 38 गेंदों में 77 रन बनाए। हालांकि बहुत ही सधी हुई शुरुआत की थी कोहली और गेल ने, संभल करके खेल रहे थे, उनको थोड़ा सा समय चाहिए होता है गेल को। लेकिन एक बार रंग में आ गए ना तो जो जितनी गेंदें वो खेल चुके होते हैं
उसके फिर लगातार फिर स्कोर करते हैं एक के क्या बाद। उम्मीद करें कितने रन्स बनने वाले हैं? क्योंकि मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी 10,000 रन बनाने वाले T20s में पहले बल्लेबाज बने हैं क्रिस गेल। अभी और कितने बनाएंगे, कितने हजार और पूरे होंगे? देखिए जो आंकड़े T20 में उनके पास हैं उनके आसपास भी नहीं है कोई। अब 10,000 रन उन्होंने अपने T20 क्रिकेट में पूरे कर लिए। और जो दूसरे नंबर पर बल्लेबाज हैं वो है ब्रेंडन मैककलम, उन्होंने 7,000 ही रन बनाए हैं। और 18 शतक बना चुके हैं क्रिस गेल, 7 शतक दूसरे नंबर के बल्लेबाज ब्रेंडन मैककलम है। सर्वाधिक छक्के लगाए हैं, सर्वाधिक चौके लगाए हैं। तो हर T20 का रिकॉर्ड तो उनके नाम है। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और भी रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार? बिल्कुल। अब रिकॉर्ड तो अब दूसरों को तोड़ने होंगे क्रिस गेल के। ये तो लगातार रिकॉर्ड सेट पे सेट करते चले जा रहे हैं। सेट करेंगे। तो इसीलिए ये दुनिया भर की जितनी भी लीग्स होती हैं, चाहे बिग बैश हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, हर लीग में इनको लिया जाता है। हर लीग में ये खेलते हैं और एक के बाद एक लगातार रन बनाते हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने 12 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। सबसे तेज शतक T20 में 30 गेंदों में शतक लगाने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। तो भाई सारे के सारे रिकॉर्ड अपने नाम है, कर रहे हैं और लोगों को उसका पीछा करना है, वहां तक पहुंचना है। बड़ी बात होगी। बिल्कुल बड़ी बात होगी। चलिए बात कर लेते हैं, अगली खबर की बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी के। महेंद्र सिंह धोनी फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे हैं आईपीएल में और इसको लेकर तमाम दिग्गजों का बयान भी सामने आ रहा है। शेन वॉर्न का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है और न्यूज़पेपर इस खबर को कैसे लिख रहे हैं ये देखिए। मेल टुडे ने क्या कुछ लिखा है? धोनी नीड नॉट प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। मेल टुडे ने ये लिखा है। तो महेंद्र सिंह धोनी नीड नॉट प्रूव एनीथिंग, वॉर्न का कहना है। इसके पहले सहवाग भी उनके पक्ष में आए थे, उनके फेवर में आए थे। और हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है एमएस धोनी हैज नथिंग टू प्रूव सेज शेन वॉर्न। इसके पहले गांगुली का बयान सामने आया था, भारत के पूर्व कप्तान का। और धोनी के पक्ष में वॉर्न आए हैं, कहा है उन्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, वो सभी फॉर्मेट में बेस्ट रहे हैं, अभी तक अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि अगर हम आईपीएल की बात करें तो यहाँ पर उनका बल्ला नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। और नवभारत ने क्या कुछ लिखा है ये आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और हमारे साथ लगातार हमारे खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। रस्तोगी जी, महेंद्र सिंह धोनी को लेकर आईपीएल में उनका बल्ला नहीं चल रहा। अभी हम लास्ट मैच में बात कर रहे थे जहां पर उन्होंने 28 रन बनाए थे। मैच में उनका जो है बल्ला चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम तमाम दिग्गजों की बात करें, बयानों का सिलसिला जरूर जारी है। आप किसकी तरफ पक्षधर हैं? आपको लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी पर थोड़ा सा और हमें पेशेंस रखना चाहिए, वेट करना चाहिए, या लगता है कि आईपीएल के लिए फिट नहीं है? नहीं, अभी ये तो बहुत कहना जल्दबाजी होगी कि आईपीएल के लिए फिट नहीं है, क्योंकि ये पहला ही सीजन ऐसा है जब आईपीएल का जहां पे उनका बल्ला नहीं चल रहा है। लेकिन सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सवाल इसलिए भी उठने शुरू हो गए हैं क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की जगह लेने के लिए आपके पास पूरी एक बेंच तैयार खड़ी हुई है। ऋषभ पंत, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी धोनी की जगह लेने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। अब ऋषभ पंत को देखें तो क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है ये खिलाड़ी। पिछले मैच में जब दिल्ली डेविल्स के लिए उन्होंने 38 रन बनाए केकेआर के खिलाफ, 38 रन बनाए थे 16 गेंदों में, लेकिन जो 4 छक्के उन्होंने, 3 छक्के उमेश यादव पर और 1 छक्का कुलदीप यादव पे जड़ा था, तो सुनील गावस्कर जैसा दिग्गज भी हम लोगों के प्रेस बॉक्स में साथ में वाह वाह कर उठे थे। तो मतलब ऐसे खिलाड़ी जब आपके लिए जगह लेने के लिए तैयार खड़े हो तब आपके लिए मुश्किल होती है। फिर जब आपका खुद का भी बल्ला नहीं चल रहा है। अब वॉर्न ने उनका पक्ष इसलिए भी लिया क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और सिर्फ एक मैच की जरूरत होती है। अगर आप एक मैच में चल गए ना तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल फिर वापस आ जाता है और आप फिर वैसे ही प्रदर्शन करने लगते हैं। आलोचकों का भी मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि अगर आप रन्स नहीं बना रहे होते हैं, 2-3 मैचों में अगर आप रन नहीं बनाते तो आलोचक शुरू हो जाते हैं। और अगर आपने एक मैच में रन बना लिए तो शायद 2-4 मैचों के लिए आलोचक भी चुप हो जाते हैं। देखिए, जब आपका प्रदर्शन नहीं आएगा तो आलोचक तो अपना काम करेंगे ही। आलोचक आपको बताएंगे कि भाई तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो, या तो खेलो या तो फिर शांत होकर के बैठ जाओ। तो आलोचकों का अपना काम है। सौरव गांगुली ने उनको आगाह भी किया, लेकिन शेन वॉर्न उनके पक्ष में आए हैं। लेकिन धोनी को अब अगर कुछ करना है तो जल्द से जल्द उनको अपना अच्छा प्रदर्शन करना होगा। एक वजह ये भी हो सकती है, मैं जहाँ तक मानता हूँ, कि जो पुणे की टीम जिसके लिए वो खेल रहे हैं इसके वो कप्तान भी नहीं है। अभी तक अपनी कंडीशंस पर महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी छोड़ते आए हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, चाहे वो T20 क्रिकेट हो।
लेकिन यहाँ पर उनसे कुछ चूक हुई। आईपीएल की उन्होंने कप्तानी छोड़ी नहीं, उनके जो फ्रेंचाइजी थे उन्होंने कप्तानी उनसे छीनी। तो एक वजह यह भी हो सकती है कि उनके ऊपर दबाव होगा। वो स्टीव स्मिथ की कप्तानी में खेल रहे हैं और उनको कप्तान एक विदेशी कप्तान है, तो महेंद्र सिंह धोनी अपनी कप्तानी में कभी ऊपर आकर के खेलते हैं, कभी नीचे आकर के खेलते हैं, तो अपने हिसाब से वो परिवर्तन किया करते हैं बल्लेबाजी क्रम में। यहाँ पर कप्तान उनको वो सब चीज़ें करा रहा है, तो एक दबाव ये भी होगा। लेकिन अब उनको परिस्थितियों से तालमेल बिठाना होगा और तालमेल बिठा करके अपने प्रदर्शन को सामने लेकर के आना होगा अगर उन्हें भारत के लिए आगे खेलना है। अच्छा, T20 फॉर्मेट में आप महेंद्र सिंह धोनी के अभी तक के परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? आईपीएल और अगर अब की भी हम बात कर लें, T20 पूरे फॉर्मेट की बात कर लें, उनके परफॉर्मेंस को अब तक आप कैसे देखते हैं? कितना फिट मानते हैं आप इस वक्त धोनी को? देखिए भाई, उनका जो पहले का प्रदर्शन रहा है और जो उनका योगदान रहा है उसकी तो कोई बात ही नहीं की जा सकती। तो बहुत उन्होंने भारतीय क्रिकेट को उन्होंने जितना दिया है इतना कम ही खिलाड़ियों ने दिया है। उनके जैसे कप्तान मिलना मुश्किल है। उनकी ही कप्तानी में भारत ने पहली बार 2007 में T20 का वर्ल्ड कप जीता था। और लेकिन जब एक उम्र होती है तो हर खिलाड़ी का प्रदर्शन कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अब धोनी की भी उम्र बढ़ रही है, उनकी पकी हुई दाढ़ी और पके हुए बाल कुछ और बयां करते हैं कि भाई अब वक्त हो चला है, अब कुछ सोचो अपने बारे में। तो जाहिर सी बात है महेंद्र सिंह धोनी भी कुछ ना कुछ अपने बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस खिलाड़ी के बल्ले में दम बाकी है। लीन पैच सभी के लिए आता है, तो लीन पैच चल रहा है उनका। तो मुझे लगता है कि एक मैच या 2 मैच की दरकार है उनको, उनका बल्ला चलेगा और वो फिर प्रूव करेंगे अपने आप। बिल्कुल, तो महेंद्र सिंह धोनी अपने आप को प्रूव करेंगे और उस बात का इंतजार सभी को रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली खबर की, बात करेंगे श्रीसंत की और उन पर लगे हुए बैन की। उन्होंने केरल कोर्ट में यहाँ पर पिटीशन लगाई थी, लेकिन उन पर बैन जारी रहेगा। न्यूज़पेपर इस खबर को कैसे लिख रहे हैं ये देखिए। मेल टुडे ने क्या लिखा है? नो रिवोकेशन ऑफ लाइफ बैन फॉर श्रीसंत, मेल टुडे ने ये लिखा है। उसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है श्रीसंत बैन स्टेज बीसीसीआई, तो बीसीसीआई इस बैन को बरकरार रखेगा। श्रीसंत पर 2013 में जो है बैन लगा था स्पॉट फिक्सिंग के मामले में, और वो बैन बरकरार रहेगा। बैन लाइफ टाइम बैन को हटाने के लिए उन्होंने अपील की थी, लेकिन इस बैन को बीसीसीआई बरकरार रखेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या कुछ लिखा है ये देखिए। द इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है बीसीसीआई रिजेक्ट्स श्रीसंत प्री टू लिफ्ट बैन, और दैनिक जागरण लिख रहा है बीसीसीआई श्रीसंत से नहीं हटाएगा आजीवन प्रतिबंध। तो 2013 में आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था। इंडियन पेस बॉलर रहे श्रीसंत पर आजीवन प्रतिबंध लगा और ये प्रतिबंध जारी रहेगा, बीसीसीआई कह रहा है। दैनिक भास्कर इस खबर को कैसे छाप रहा है ये देखिए। श्रीसंत के बैन पर बीसीसीआई कायम है। तो 2013 में बैन उन पर लग गया था और उसको लेकर उन्होंने कोर्ट में जो है अपील भी की थी। यहाँ पर पिटीशन भी केरल कोर्ट में जो है लगाई थी, लेकिन बीसीसीआई उनको लेकर काफी अडिग नजर आ रहा है। वो इस बैन को जारी रखना चाहता है। सिर्फ उन्हीं को लेकर के नहीं, बीसीसीआई की इस तरह के मामलों में शुरू से ही बहुत ही जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। वो पहले भी जब मोहम्मद अजहरुद्दीन के ऊपर प्रतिबंध लगाया था बीसीसीआई ने, अजहरुद्दीन को उन्होंने तभी थोड़ी सी रियायत दी जब कोर्ट की तरफ से उनको पूरी तरीके से पाक साफ घोषित कर दिया गया। यहाँ श्रीसंत का मामला भी बीसीसीआई पर लंबे समय से काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है। केरल की लॉबी एक काम कर रही है श्रीसंत के पक्ष में। पहले कांग्रेस के कई सांसद मिले थे अनुराग ठाकुर से, लेकिन उस वक्त भी बीसीसीआई ने साफ कर दिया था कि नहीं, हम इस मामले में बिल्कुल भी कोई उन्हें वापसी का मौका नहीं देंगे। अगर उनको वापसी का मौका देते हैं तो जो मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग के प्रति जो उनकी कड़ा रुख है वो एक्सपोज होगा और इससे गलत संदेश जाएगा दूसरे खिलाड़ियों के लिए। तो उस वजह से उन्होंने उस वक्त भी श्रीसंत को कोई राहत नहीं दी थी। अब श्रीसंत चुनाव भी लड़ चुके हैं अभी केरल विधानसभा में, तो उसके बाद उनको लग रहा था कि शायद कुछ रियायत मिले, लेकिन बीसीसीआई श्रीसंत के सामने क्या कुछ ऑप्शन है, वो अब क्या कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता है कि कोई उनके पास बहुत बड़ा अब विकल्प बचा। उनका एक तरीके से क्रिकेटिंग कैरियर जिस तरीके के उनके खिलाफ
खिलाफ आरोप थे और जिस तरीके के साक्ष्य दिखाए गए थे, हालांकि अभी कोर्ट में उनको उच्च न्यायालय की तरफ से ये मामला अभी भी चल रहा है, तो देखते हैं कि अदालत की तरफ से उनको कितनी राहत, शायद निचली अदालत ने उनको कुछ राहत भी दी, लेकिन उसको बीसीसीआई मानने को अभी तैयार नहीं है। और मुझे लगता है कि बीसीसीआई की रणनीति बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से ये स्पॉट फिक्सिंग का 2013 का मामला सामने आया था, उसके बाद तो भूचाल सा आ गया था और किसी भी खिलाड़ी को, अंकित चौहान जैसा खिलाड़ी जो बहुत उभरता हुआ खिलाड़ी था, उसको भी एक तरीके से क्रिकेटिंग कैरियर ओवर कर दिया बीसीसीआई ने। तो बीसीसीआई की बिल्कुल रणनीति ठीक नहीं है। इस तरीके के मामलों में मुझे लगता है इसी तरीके से कड़ाई दिखाई जानी चाहिए, एक संदेश जाना चाहिए कि नहीं, अगर यही मैं आपसे पूछने वाली थी कि बीसीसीआई के लिए ये कितना है, मैं जो संदेश देने की कोशिश कर रही है श्रीसंत के जरिए, क्या ये मैसेज तमाम उन खिलाड़ियों तक पहुंचेगा जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट? बिल्कुल संदेश जा रहा है। उन्होंने, बीसीसीआई ने जिस तरीके से कोर्ट को लिख करके दिया है और खुद साफ कर दिया है कि नहीं, हम बिल्कुल भी इस मामले में कोई रियायत नहीं देंगे, तो ये अच्छी बात है और संदेश जाना चाहिए। भाई आप देखिए कि पूरा देश जब पूरा एक क्रिकेट मैच होता है तो स्टेडियम में बैठे वो जो खचाखच भरा होता है वही दर्शक इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पूरा देश टीवी स्क्रीन के आगे चिपक करके देखता है मैच, उनकी भावनाएं जागृत होती हैं, बिल्कुल इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। तो आप अगर इस तरीके की हरकतों में संलिप्त हो तो उन करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के साथ एक धोखाधड़ी है, उनके पीठ में छुरा भोंकने जैसा है, ये धोखाधड़ी है और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और बीसीसीआई वही काम कर रही है। बिल्कुल, तो बीसीसीआई एक अहम काम कर रही है और कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश है उन तमाम लोगों को जो स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली खबर की। अगली खबर हमारी प्रो बॉक्सिंग से संबंधित है और कौर सिंह को लेकर न्यूज़पेपर्स क्या कुछ छाप रहे हैं, ये देखिए। दैनिक जागरण लिख रहा है, कौर तलाशेंगे प्रतिभा। तो 1982 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता है कौर सिंह और 3 दशक बाद लगभग उनकी वापसी हो रही है। अमर उजाला ने लिखा है, मोहम्मद अली से लड़ने वाले सिंह की वापसी हो रही है। तो तमाम न्यूज़पेपर्स ने क्या कुछ कौर सिंह को लेकर छापा है ये आपने देखा और अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पर रस्तोगी जी, आप किस तरीके से देखते हैं, कौर सिंह की वापसी हो रही है, कितना अच्छा है प्रो बॉक्सिंग के लिए? देखिए, अब प्रो बॉक्सिंग का देश में समय आ रहा है। विजेंदर सिंह के अच्छा प्रदर्शन करने के बाद कई सारे लोग, कई सारे बॉक्सर्स आने लाइन में लगे हुए हैं प्रो बॉक्सिंग ज्वाइन करने के लिए और कई एसोसिएशंस भी खुल गई हैं, जैसे इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल जिसके पीके मुरलीधरन राजा चेयरमैन हैं, वो कई सारे बॉक्सर्स को लेकर के आ रहे हैं। एल सरिता देवी को लेकर के आए हैं और पिंकी जांगड़ा वो भी प्रो बॉक्सिंग में आ चुकी हैं। सुरंजय सिंह जैसा बॉक्सर प्रो बॉक्सिंग के लिए आ रहा है। तो कौर सिंह जी तो बहुत नामी मुक्केबाज रहे हैं देश के। 1982 के एशियाई खेलों में उन्होंने यहाँ सुपर हैवी वेट वर्ग का गोल्ड मेडल जीता था दिल्ली में, जो एशियन गेम्स हुए थे। बड़े बॉक्सर हैं और मैं तो इनको निजी तौर पर जानता हूं। मैं पटियाला में था तब मुलाकात भी हुई थी कौर सिंह से। उस वक्त आजकल संगरूर में रहते हैं, पंजाब पुलिस में काम करते थे, तो उस वक्त काफ़ी गुमनामी के अंधेरे में खो गए थे और उस वक्त काफ़ी डिप्रेशन में भी चले गए थे। काफ़ी कोई पूछ नहीं रहा था। अच्छी बात है कि अब किसी ने इनको पूछा है और प्रो बॉक्सर्स को ये तराशेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, इनका अनुभव काम आएगा। फिर जो मोहम्मद अली आए थे 1980 में, तो इनका प्रदर्शनी मुकाबला भी पढ़ भी रही थी। उन्होंने कहा था कि जब उनको ये ऑफर हुआ तो ये ठुकरा नहीं पाए। जिस खेल से भी व्यक्ति का जुड़ाव होता है, जब उससे संबंधित कोई चीज़ मिलती है जो सबसे अहम प्यार होता है, और कहीं ना कहीं इनके बयान से चीज़ जाहिर भी हो रही है कि जब उन्हें ये चीज़ ऑफर हुई तो इस चीज़ को ठुकरा नहीं पाए और यहाँ पर उन्होंने वापसी की। भाई जो उनके खून में है वो तो बाहर जा नहीं सकता। अब जो खिलाड़ी एशियाई खेलों का गोल्ड मेडल जीत सकता, और उस वक्त जब इतने बड़े बड़े बॉक्सर्स देश के पास नहीं थे,
तो उस वक्त उन्होंने, कौर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था और अपने घर के लोगों के सामने गोल्ड मेडल जीता था, तो बड़ी बात थी। उनका अनुभव अगर मिलेगा तो उनके लिए तो अच्छा होगा ही, वे एक खुद भी एक असल जिंदगी में सामने आएंगे और दूसरे बॉक्सरों को भी फायदा होगा उनके अनुभव से। बिल्कुल। तो चलिए बात करते हैं अब अपनी अगली खबर की, बोस्टन मैराथन की बात कर लेते हैं। न्यूज़पेपर इसको लेकर क्या कुछ पब्लिश कर रहे हैं, ये देखिए। तो द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, विजुअली इंपेयर्ड इंडियन फिनिशेस फेम्ड मैराथन। द इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन, सागर बहेटी ने जो है मैराथन पूरी की है। 31 वर्षीय सागर ने ये मैराथन जो है पूरी की। नवभारत टाइम्स क्या कुछ लिख रहा है, कमाल के बहेटी, और इन्होंने लगभग 14 मिनट में अपनी इस मैराथन को जो है पूरा किया है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ी बात है, प्रेरणा स्रोत हैं सागर बहेटी। जिस तरीके की वो दृष्टिहीनों की उसमें कैटेगरी में उन्होंने दौड़ा, सबसे बड़ी बात है 18वां स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने 4 घंटे 14 मिनट का समय लेकर के इस रेस को पूरा किया। अब 42.2 किलोमीटर की ये मैराथन होती है और इसको पूरा करना आसान काम नहीं है। फिर ये इतनी बड़ी मैराथन है बोस्टन मैराथन, इसका दुनिया भर में नाम है और दुनिया के टॉप मैराथनर्स इसमें भाग लेते हैं। और इतनी गर्मी थी वहाँ बोस्टन में, इसके बावजूद उन्होंने, सागर ने इस रेस को पूरा किया। बड़ी बात है, प्रेरणा स्रोत हैं भारतीय एथलीटों के लिए। सभी लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इनको अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। इस वजह से भी ये बोस्टन मैराथन महत्वपूर्ण थी कि कैथरीन स्विजर, जिन्होंने महिलाओं के लिए कभी आवाज़ उठाई थी मैराथन में भाग लेने के लिए कि महिलाओं को मैराथन में भाग नहीं लेने दिया जाता था, ये कैथरीन स्विजर ही थी। 1967 की मैराथन, बोस्टन मैराथन में ही इन्होंने ज़बरदस्ती भाग लिया था। इनको ऑर्गेनाइजर्स ने रोका भी था, इनकी बाह पकड़ करके इनको बाहर निकालने की भी कोशिश की थी, लेकिन कैथरीन स्विजर ने भाग लिया उस रेस में। उसको 50 साल हो गए थे, तो इस बार फिर कैथरीन स्विजर उतरी। तो इस वजह से भी ये मैराथन बहुत महत्वपूर्ण थी और इसको काफ़ी सुर्खियां मिली हैं, पूरी दुनिया भर में पब्लिसिटी मिली है। कैथरीन स्विजर के कारनामे को दिखाया गया, उनके फोटोग्राफ्स दिखाए गए हैं। तो दो अच्छी बातें हुई हैं। एक तो सागर बहेटी ने किस तरीके से रेस को पूरा किया और कैथरीन स्विजर ने इस मैराथन में भाग लिया। बिल्कुल। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और अगला सेगमेंट हमारा हेल्थ का सेगमेंट है, जहां पर हमारी एंकर पूनम मौजूद है और उनके साथ मौजूद है डॉक्टर बानी, जो बता रही हैं कि खान पान किस तरीके से करना चाहिए, किस तरह का न्यूट्रिशन लेना चाहिए, और आजकल की भागती दौड़ती दुनिया में सबसे ज़्यादा खान पान ही ज़रूरी होता है। चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं हेल्थ सेगमेंट की तरफ। हमारे साथ हैं हमारी डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर बानी। डॉक्टर बानी, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर बानी, हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन, मेंटल फटीग और स्ट्रेस की। तो क्या खाना भी कहीं ना कहीं इस चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है, इन समस्याओं के लिए ज़िम्मेदार है कि डाइट हम प्रॉपर नहीं ले रहे हैं या कोई फूड कंटेंट हम लोग मिसिंग कर रहे हैं या छोड़ दे रहे हैं, जिससे हमें ये तकलीफ हो जाती है? हाँ, ऑफ कोर्स डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, डाइट की अगर अब गुड हेल्थ की डेफिनेशन लें तो गुड हेल्थ का मतलब सिर्फ फिज़िकली फ़िट होना नहीं है। गुड हेल्थ मींस दैट यू आर ऑल्सो मेंटली हेल्दी, और डाइट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग गुड हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ एज वेल। तो अगर आप अपनी डाइट बैलेंस्ड तरीके से खा रहे हैं, हर फूड ग्रुप से रोज़ अपनी न्यूट्रिशियस फूड्स इंक्लूड कर रहे हैं डाइट में, तो यू विल बी फिजिकली फिट एज वेल एज यू विल बी मेंटली फिट। वन वेरी गुड एग्जांपल इज़ कि अगर सपोजिंग यू सी कि अगर आपने मील मिस कर दिया, यू वर बिजी इन अ मीटिंग और आपका कोई खाने का वो टाइम नहीं मिला आपको, तो बाय द एंड ऑफ द डे यू विल बी टायर्ड, यू विल बी इरिटेबल, आपको हेडेक हो जाएगा, आपको हर एक चीज़ पे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, और उसका फिजियोलॉजिकल रीज़न ये है कि आपका बॉडी का शुगर लेवल कम हो गया। तो अगर आप मील मिस करते हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो यू विल फील दैट लिटिल डेफिशिएंसी फॉलिंग इन आवर बॉडी। यू विल फील टायर्ड, यू विल फील डल, आप डिसइंटरेस्टेड रहेंगे, आपका काम करने का मन नहीं, किसी में मन नहीं लगेगा। राइट।
तो ये आपने बताया कि किन किन चीज़ों के या क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनसे हमें ये समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन कई बार जो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, ऑलरेडी स्ट्रेस्ड फील करते हैं, तो वो कंफर्ट फूड का सहारा ले लेते हैं। लाइक शुगर बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं, केक्स, आइसक्रीम, ऐसी चीज़ों का इंटेक, फ्राइड फूड, कंफर्ट फूड, उनको फूड जो है वो कंफर्ट देने लगता है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं या उसके क्या रीजंस हैं? देखो, फूड इज़ नॉट ओनली सेटिस्फाइंग हंगर, फूड ऑल्सो सेटिस्फाइज योर सोल। तो कई बार अगर आप भूखे नहीं भी हैं, इवन इफ़ यू आर नॉट हंग्री, और सामने कोई फेवरेट फूड नज़र आ जाएगा तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। सो कंफर्ट फूड्स वो देन अगर आप वो कंफर्ट फूड खा लें या वो फूड जिससे आपको खुशी मिल रही है वो आप खा लें, तो यू फील कि आप लोनली नहीं हैं। तो कई लोग जैसे हॉस्टल में रहते हैं, अकेले रहते हैं, घर से दूर हैं, तो अपने आप को वो लोनली ना फील करें, इसलिए वो जो भी सामने हाथ में आया, चिप्स पड़े हैं तो वो खा लिए, कुछ मीठे बिस्किट्स पड़े हैं तो वो खा लिए, बिकॉज फूड गिव्स यू दैट सोलेस, दैट कॉन्फिडेंस, दैट हैप्पीनेस यू गेट आउट ऑफ फूड। पर दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। अगर आप वही चीज़ें खाते रहेंगे तो इट इज़ गोइंग टू टेक अ टॉल ऑन योर हेल्थ। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी इंक्लूड फूड्स विच आर न्यूट्रिशियस, एंड फॉर एग्जाम्पल we've often spoken of nuts, we've spoken of sprouts, we've spoken of fruits। अगर भूख लग रही है तो एक एप्पल खा लें या बनाना खा लें। यूजुअली लोग सोचते हैं कि बनाना बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, इसको खाने से वेट पुट ऑन होता है, बट इट इज़ डेफिनेटली बेटर देन कंज्यूमिंग अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स और अ पैकेट ऑफ चिप्स, because it's going to give you first that instant energy, you will feel positive, and then you will not put on weight, as in अगर आप जो सिर्फ कैलोरीज खाए जा रहे हैं, साथ में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं। राइट। तो डॉक्टर बानी, जो ऑलरेडी इस समस्या को फेस कर रहे हैं, जो डिप्रेशन में हैं ऑलरेडी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी? देखिए, फ्रॉम द न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो भी डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं वो अपने आप को एक्टिव रखें, फिट रखें। जैसे सुबह उठें, हैव अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर एंड थोड़ा नींबू डाल लें उसमें, इट्स गोइंग टू क्लेंज योर सिस्टम, एंड देन गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ जॉग। फिज़िकली एक्टिव रखना अपने आप को बहुत ज़रूरी है, अपने आप को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं वो जितना अपने आप को लोनली और अकेला रखते हैं वो और उसमें अंदर घुसते जाते हैं। और अगर भूख लगती है तो अपने साथ हैंडी चीज़ें रखें, फ्रूट्स रखें, फ्राइड फूड्स ना खाएं, दोज आर डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट ऑल्सो। द इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइट एंड फिज़िकल फिटनेस is definitely there is a link between depression, and if the problem persists, I would suggest कि किसी clinical psychologist को दिखाएं, डॉक्टर की सलाह ले लें। थैंक यू डॉक्टर बानी। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को इन सारी जानकारियों से काफ़ी लाभ होगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग का भ्रम होता है डिप्रेशन, तो ये ज़रूर जांच लें कि ये क्या माइंड की उपज है या सच में आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है। और अब समय हो गया है हमारी क्विक आयुर्वेदिक टिप का, जो हमें देते हैं हमारे वैद्य विराज जी। तो चलिए चलते हैं उनके पास। आयुर्वेद का मतलब है आयु का विज्ञान, अर्थात हम अपनी आयु को बढ़ाते हुए संसार के लिए उपयोगी सिद्ध हों। तो आज हम बात करेंगे छोटी इलायची के विषय में। छोटी इलायची हमारे अनेक प्रकार के सिर रोगों का नाश करती है। छोटी इलायची जिनको कितना भी, चाहे 20, 30, 50 साल पुराना सिर का दर्द है, माइग्रेन है, आप छोटी इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून सुबह खाली पेट नॉर्मल पानी के साथ दें, 1/4 टीस्पून शाम को सोने से पहले आप दें। कितना भी पुराना माइग्रेन है, कितना भी पुराना कोई सिर दर्द है, वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ जिन भाई बहनों को अत्यधिक एसिडिटी, अम्ल पित्त की समस्या है, वो भी एक इलायची, छोटी इलायची, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को खाना खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद, दिन में खाना खाने के बाद, रात्रि को खाना खाने के बाद वो एक छोटी इलायची को चूसते रहें, तो उनको हर प्रकार की एसिडिटी से निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ हमें अत्यधिक पसीने का रोग यदि है, हम बहुत ज़्यादा पसीने से दुखी हैं, तो ऐसे में भी हम 1/4 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर सुबह और 1/4 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर शाम को नॉर्मल पानी के साथ लें, तो हमें इस पसीने की समस्या से भी निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ साथ जिन भाई बहनों को आंतों की कोई समस्या है, अपचन की कोई समस्या है, आंव अगर आता है, तो वो भाई बहन भी छोटी इलायची के द्वारा अपने समस्त उदर रोगों का नाश कर अपने आप को निश्चित रूप से स्वस्थ कर सकते हैं। दोस्तों, चिंतन करना चाहिए लेकिन चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपके हाथ में ही नहीं उसके बारे में सोच के व्यर्थ परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है।
और आई एम श्योर प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली आपके साथ मिलके उस समस्या को ज़रूर सॉल्व कर देंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और हमेशा याद रखें, हेल्दी लिविंग वेल्दी लिविंग। थैंक यू। तो ये था हमारा हेल्थ सेगमेंट। हेमंत जी, डिप्रेशन में फूड का योगदान होता है, ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। अब देखिए डॉक्टर वाणी ने किस तरीके से बताया, और हमारे दर्शकों को भाई डॉक्टर वाणी की क्या नाम जो है जो भी सलाहें हैं उनको मानना चाहिए, और उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें होंगी और उस पर फॉलो करना चाहिए उनको। बिल्कुल। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे और बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर भी हम मौजूद हैं, आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हम मौजूद हैं। आपका अगर आज का कार्यक्रम मिस हो गया है तो आप यूट्यूब पर इसे देख सकते हैं। हेमंत जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ बातचीत की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद निशा। तो दर्शकों, आज के लिए केवल इतना ही। कल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे स्पोर्ट्स कैफे के साथ, बताएंगे आपको खेल जगत की तमाम खबरें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।